हेलो एवरीवन, मैं कुमार गौरव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी वाला अड्डा। आज हम आपके सामने लाइट का डिस्ट्रक्शन हमने स्टार्ट किया था। थोड़ा छोटा सा वीडियो हमने बना कर रखा था क्योंकि थोड़ा सा समय नहीं था। आज हम उसी टॉपिक को फिर से कंटिन्यू करते हुए हम उसको एलिब्रेट करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान रहे कि आपका क्वेश्चन इसी एलिब्रेटेड फॉर्म से होंगे जहां पे सबसे ज्यादा हमारा न्यूमेरिकल्स मायने रखता है। कुछ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल बेस क्वेश्चन बेस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आइए रिफ्रैक्शन को जब डिफाइन करते हैं तो कहते हैं अगर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन डिफ्रेंशिएट करने की बारी आ गई तो रिफ्लेक्शन कहते हैं जब लाइट सरफेस से टकराने के बाद बाउंस कर जाए, जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में चला जाए, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। जबकि अगर जब कोई लाइट एक मीडियम से आने के बाद किसी दूसरे मीडियम में जाता है, जाने के बाद जैसे ही वो गया वैसे ही इसने अपना पाथ डिवीट कर दिया, अपने पाथ से वो भटक गया, अपने रास्ते से वो भटक गया, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। नॉर्मली बोला जाता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट, जब लाइट बेंड कर गया या फिर वो एक फिक्स पोजीशन से दूर जाए, एक फिक्स पोजीशन की तरफ आए, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द बेंडिंग ऑफ लाइट। वो फिक्स पोजीशन क्या है? अगर बात करो हमारा है नॉर्मल। क्या है? नॉर्मल। तो कहते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन को जब डिफाइन करते हैं तो कहते हैं क्या? बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट। आइए जब हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो बोलेंगे बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट कब कहां था? फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब एक लाइट अपने रास्ते से भटक के एक रास्ते से होते हुए दूसरे रास्ते पे जाए, उस मेथड्स को बोलते हैं हम बेंडिंग ऑफ लाइट्स। कहते हैं क्या? जैसे देखिए हमेशा ये रिफ्रैक्शन होगा ना, ये हमेशा हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा। अगर कोई बोल दे कि हाँ ये रिफ्रैक्शन, क्या ये पूरे 100% रिफ्रैक्शन होता है? नहीं सर, रिफ्रैक्शन कभी 100% नहीं होगी। रिफ्रैक्शन के साथ साथ रिफ्लेक्शन भी होते हैं। सर अचंभित वाली बात होगी। ये नहीं कि हाँ पूरी तरह से रिफ्लेक्शन होगा, हमेशा होगा रिफ्रैक्शन डोमिनेंट होंगे, बाद में वो इनफीरियर की तरह काम करेगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आपका रिफ्लेक्शन होगा ही। जैसे मैं बोलूं ये हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम है। क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम। अगर हम ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात करें, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। मैंने बोला हाँ, बोल दिया। इस इंसिडेंट रे के अलावा आप ड्रॉ करेंगे एक नॉर्मल। क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल। ये भी हो गया। हम जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये देखिएगा इंसिडेंट रे जाना किधर था, इसको जाना किधर चाहिए था, जाना किधर चाहिए था? सर इस तरफ जाना था, इसको अपने स्ट्रेट पाथ पे, जबकि सर वहां ना जाके ये किधर गया? देखा, लाइट बेंड कर गई। ओरिजिनल पाथ होना ये चाहिए था, जबकि ओरिजिनल पाथ ये हो गया, अपने रास्ते से वो भटक गया, और जैसे भटका इसका मतलब वो कहलाएगा हमारा रिफ्लेक्शन। सर रिफ्लेक्शन मतलब ये बात समझ में आ गई कि सर रिफ्रैक्शन जब भी होगा ना तो ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा जब मीडियम चेंज होगा। कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्या बात है कि रिफ्रैक्शन पॉसिबल है? रिफ्रैक्शन पॉसिबल तभी होगा जब अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी। ध्यान से देखिए, अगर इसी सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए ये कहलाएगा इंसिडेंट रे। क्या कहलाएगा? इंसिडेंट रे। ये जाना किधर था? ध्यान से देखिएगा, लाइट को जाना किधर चाहिए था? इस साइड से जाना था इधर, जब ये चला गया इधर।
कहां चला गया? अपने पोजीशन से दूर। बताओ भटक गया? एकदम भटक गया। इसको बोलते हैं हम सर रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन। To what is the main reason behind the occurrence of the refraction on the transparent medium? Main reason क्या है? Main reason है सर हमारा बाउंसिंग, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट का चेंज। अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड ऑफ लाइट होती है, इसीलिए रिफ्रैक्शन पॉसिबल हो पाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई बताओ रिफ्रैक्शन क्यों, तो आप बोलेंगे भाई कंडीशन के हिसाब से इंसान बदलता है, वैसे ही कंडीशन के हिसाब से मीडियम के हिसाब से लाइट की स्पीड बदलती है। जब आपके पास क्वेश्चन आसान होते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, जब आप क्वेश्चन हार्ड हो जाते हैं तो आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। राइट? ऐसा ही होता है। हाँ ऐसा ही होता है। हमारे साथ, आपके साथ, सबके साथ ही होती है। जब क्वेश्चन आ रहे होते हैं एग्जामिनेशन में, धड़ाक 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 दिखते हैं, आपको बगल वाला पूछ रहा कुछ नहीं मिलने वाला, ले गई। लेकिन अगर नहीं आ रहा है, बगल वाले से पूछने पे भी आप रह जाएंगे, आपको मिलने वाला कोई ऑप्शन नहीं। मुद्दा ये है कि सर क्या ये रिफ्रैक्शन पॉसिबल है? एकदम स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी। क्या सर देखिएगा, इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। इस रे को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। और इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलेंगे? इमर्जेंट रे। इसको बोलेंगे इमर्जेंट। सर क्या कैसे पता चलेगा कि आपका मीडियम क्या है? कौन से मीडियम में जाएंगे तो मिरर जो रिफ्रैक्शन होगा, जो रिफ्रैक्टेड होगा वो हो जाएगा। कौन से मीडियम में जाएंगे तो रिफ्रैक्टेड हमारा दूर जाएगा। आपको मैं बता दूं रिफ्रैक्टेड रे जो मीडियम होते हैं वो हमारे पास सिर्फ दो होते हैं। एक होता है डेंसर मीडियम, एक होगा डेंसर मीडियम, दूसरा होता है रेयर मीडियम। एक क्या है? डेंसर, दूसरा क्या है? रेयर। कौन सा मीडियम? रेयर मीडियम। नॉर्मली बोला जाए कि डेंसर मीडियम वो है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। जो स्पीड ऑफ लाइट होगा यहाँ पे कम हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जबकि रेयर मीडियम में आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? फास्ट हो। तो स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से हमने मीडियम को डिसाइड कर दिया। क्या? एक ऑप्टिकली मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और दूसरा ऑप्टिकली रेयर मीडियम। सर क्या बता दिया आपने भाई। ठीक है थोड़ा बहुत समझो ना क्या दिक्कत है, मुद्दा कहां फंसा रहे हैं आपको। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम अगर बोल दूं तो जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम, डेंसर मीडियम कैन यू हाउ टेक पॉसिबल सर? आओ भाई, जहां पे पार्टिकल्स क्लोज क्लोज होंगे, बताओ यहां स्पीड घटेगी कि बढ़ेगी? नहीं सर, अब तो समझ में आ गया। इसमें स्पीड घट जाएगी और यहां पे स्पीड हमारा बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं आप, ये हमेशा ये होगा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ये होगा ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो बात यहां पे ये शुरू हो गई कि क्या हम पार्टिकल्स के एलिमेंट के हिसाब से बता सकते हैं? ऑफ कोर्स बताएंगे सर, क्यों नहीं बताएंगे भाई। एक बात सुनो, आपने 9th में पढ़ा सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किसमें होता है? आप बोलेंगे गैस में। स्पेस ज्यादा है, अट्रैक्शन कम है, स्पीड हमारी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। जबकि सॉलिड गैस में स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्लोज हो। भाई ध्यान से देखना, एक तरह का रिलेटिव क्वांटिटी है हमारा मीडियम। रिलेटिव क्वांटिटी का मतलब ये हुआ कि जहां पे आप ऑप्टिकली और डेंसर मीडियम को रेफरेंस देने को कहा जाए या फिर आपको बताने को बोला जाए, आप कभी भी डायरेक्ट मत बोलिए। आपके लिए हमेशा पूछेगा बताओ ऑप्टिकली मीडियम कौन? आप पहले बोले बताओ इसके कंपेयर में। जैसे आपको कंपेरिजन करने की कुछ मिल गया, आप बता देंगे हमारा ऑप्टिकली रेयर मीडियम कौन? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। कभी आप डायरेक्ट मत बताइएगा सर ये ऑप्टिकली है। जब कभी जिसको आप ऑप्टिकली रेयर मीडियम बोले वो कभी कभी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम भी हो जाएगा। ये तो कंफर्म है, ये कंफर्म है कि आप जिसको ऑप्टिकल रेयर मीडियम बोलेंगे ना, थोड़ी देर बाद आप उसी को ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोलेंगे।
तो हमेशा एक तरह का एक कंपैरिजन है। अरे क्या है? कंपैरिजन। एक कंपैरेटिव स्टडी है, आप कभी भी अकेले नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। आइए, अगर मैं बोलूं, ध्यान से देखना सर, ये इसको हमने, ये थोड़ी देर के हम मान लिए एयर है हमारा, क्या है? एयर है। बताओ भाई, ये हमारा ग्लास है, क्या है हमारा? ग्लास है। इसको आप सर क्या मान लो? वाटर। इसको आप क्या मान लो सर? वाटर। भाई बताना, रेयर मीडियम, डेंस मीडियम कैसे डिसाइड करेंगे? तो हमको मेरे लिए कम से कम आपको 2 मीडियम आपको पता होना चाहिए। ये हमारा एयर, ये हमारा ग्लास, ये हमारा वाटर। अगर इन दोनों में देखूं तो रेयर ये, डेंसर ये। इन दोनों में देखूं तो रेयर डेंसर ये, रेयर ये। हाँ, यस सर, देख लो भाई। अगर इन दोनों की बात कर लूं तो रेयर ये, डेंसर। मतलब समझ रहे हैं क्या? समझने वाली बात है, समझने वाली बात है कि सर जिसको आप कभी रेयर बोल रहे हैं वो डेंसर भी हो सकता है, जो डेंसर हो वो रेयर हो सकता है। लेकिन जब आप कंपेरिजन करेंगे, बोलो समझ में एकदम आ गया हो। अब स्पीड ऑफ लाइट की बात तो हमेशा ये रखिएगा, जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाएगा, मतलब एयर से ग्लास में जाएगा, हमेशा ये नॉर्मल से की तरफ आएंगे। मतलब अगर मैं बोलूं लाइट कहां से कहां गया? रेयर से सॉरी रेयर से डेंसर की तरफ, तो हमेशा जो रिफ्लेक्टेड रे होंगे वो किधर आएंगे? टुवर्ड्स नॉर्मल जाएंगे, टुवर्ड्स नॉर्मल। जबकि यही अगर डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ आएगा, हमेशा क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये रीजन आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जब भी रेयर से डेंसर आएगा, रेयर से डेंसर आएगा, वो हमेशा नॉर्मल की तरफ आएंगे, और जब डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा हमेशा नॉर्मल से। किसी चीज को ध्यान में रखते हुए कुछ लॉज बताए गए, कुछ नियम कानून बनाया गया, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे सर? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। मुद्दा क्या है देख रहे हैं आप, क्या समझ रहे हैं? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे रिफ्लेक्शन का लॉस था वैसे ही हमारा रिफ्रैक्शन का लॉस। लेकिन एक सिमिलरिटी है दोनों में, जिसमें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल सारे एक सरफेस पे लाइन करते थे, वैसे ही इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल सब एक ही सरफेस पे लाइन करता। मतलब वहां पे रिफ्लेक्टेड था, यहाँ पे हमारा रिफ्रैक्टेड। मतलब एक बात समझ में तो आ गई कि सर क्या है कि आपका रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड में दोनों में सेम है, बस एक रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्रैक्शन की है। दूसरा लॉ है स्नेल्स लॉ। क्या है सर? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहता है, ध्यान से देखना भाई, इस एंगल को आप कौन सा एंगल बोलेंगे? इस एंगल को आप बोलेंगे हमेशा एंगल आई। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होगा वो होगा एंगल आई, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल आर, और नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल ऑफ इमर्जेंस। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, इसको आप एक्सटेंड कीजिए, इसको आप एक्सटेंड कीजिए। जब आप एक्सटेंड कर रहे होंगे ना, ध्यान से देख रहे होंगे, ये दोनों, ये जो हमारा इमर्जेंट रे है और ये जो हमारा इंसिडेंट रे को हमने एक्सटेंड करके आया, इन दोनों के बीच हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। दोनों हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे। अरे क्या होंगे? पैरेलल होंगे। क्या होगा? पैरेलल होंगे। अब जब पैरेलल होगा तो इन दोनों के बीच के एंगल को हम, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट सर? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। मतलब बात समझ में आ गई कि आपका इंसिडेंट रे एक्सटेंडेड पार्ट में करेंगे, और जो इमर्जेंट रे है हमारा ये वाला, इमर्जेंट रे ये वाला, इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करके देखो, एक्सटेंड करके हम ले गए, एक्सटेंड करके हम ले गए, यहां लिया है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगी हमेशा इक्वल होगा, मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अरे समझ में आ गया?
सर क्या है कि अब देखिएगा कुछ नया टर्म्स आप सीख ली तो इसी को ध्यान में रखते हुए स्नेल ने एक लॉ लाया था जिसको बोला हमने स्नेल्स लॉ। क्या बोला? स्नेल्स लॉ। साहब क्या ध्यान से देखिए, स्नेल्स लॉ कहता है जो एंगल आई है और एंगल आर है किसके साथ? साइन के साथ। किसके साथ? साइन के साथ। हमेशा ये एक कांस्टेंट टर्म देगा, हमेशा एक कांस्टेंट टर्म देगा, हमेशा एक कांस्टेंट टर्म देगा और इसी कांस्टेंट टर्म को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही स्नेल्स लॉ था। साइन आई अपॉन साइन आर, हमेशा ये हमारा एक कांस्टेंट देगा, इसी कांस्टेंट को बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इसका कोई यूनिट नहीं होंगे, मतलब ये यूनिटलेस क्वांटिटी होगा। और जब यूनिटलेस क्वांटिटी है उसको आप डायरेक्टली बोल सकते हैं डायमेंशनलेस। क्या बोल सकते हैं? डायमेंशनलेस। क्या बोलेंगे? डायमेंशन। तो स्नेल्स लॉ पता चल गया। क्या पता चला? जब साइन आई और साइन आर है तो हमेशा दोनों का रेशियो कांस्टेंट टर्म देगा, और जब कांस्टेंट टर्म देगा वो कांस्टेंट टर्म कहलाता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान से रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम हमेशा दिखाते हैं एन से। क्या दिखाएंगे? एन से। आप लिखने का अपना अंदाज है, अपना अंदाज निराला है, आप कुछ भी लिखिए। आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे लिख दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप ऐसे लिख दिया, तो आपके कॉन्फिडेंस के साथ साथ वो देखिए। लेकिन एक बात बताना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम उसी मीडियम का निकालेंगे, मीडियम का निकाला जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम उसी मीडियम का निकालेंगे जहां पे रिफ्रैक्शन पॉसिबल, जहां पे रिफ्रैक्शन पॉसिबल। कैसे सर? ध्यान से देखें। ये हमारा रिफ्रैक्टिव, ये हमारा रिफ्रैक्शन करा, हम लोग रिफ्रैक्शन करा है। ये इंसिडेंट रे, ये हमारा नॉर्मल, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे, इसके अलावा ड्रॉ कर लिया नॉर्मल, ये हमारा। जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, जहां पे भी रिफ्रैक्शन हो रहे होंगे, हम उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। मतलब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर इसका निकाल सकते हैं या फिर आप इसका निकाल सकते हैं। तो हमेशा रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कंपेयर करके निकाला जाता है। जिस मीडियम का निकालेंगे उसका, जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले वाले की टर्म। भाई देखो, इसको थोड़ी देर के लिए मान लो आप मीडियम फर्स्ट है, इसको मान लिया मीडियम सेकंड है, इसको मान लिया मीडियम थर्ड है। क्या मान लिया सर? ठीक। तो जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, कहां पे हो रहा है? सेकंड मीडियम में। देखो रिफ्रैक्शन यहां होगी, इंसिडेंट, रिफ्रैक्टिव और इमर्जेंट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्या होगा? n2 अपॉन n1। क्या होगा? n2 अपॉन n1। ये पहला लिखने का तरीका है, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको क्वेश्चन दे देगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू ग्लास दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास टू वाटर दिया, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू वाटर बोल दिया, जाएंगे। जब आपको लिखने का तरीका नहीं पता है तो आप गलत कर बैठे हैं। कहीं कहीं एनसीईआरटी इसको इस तरह लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। कॉन्फिडेंट आपकी तरीका, आपका, आप जैसे लिखना आप लिख सकते हैं। यहां पे लिखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, आप लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। गलत नहीं है, आप अपने हिसाब से करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। भाई देखना, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको हम n1 मान लें। भाई मीडियम है, सब सारे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसको आप n2 मानो, इसको आप n3 मानो। सही बात है। भाई बताओ, यहां पे जो वेलोसिटी है वो क्या है? v1। यहां पे वेलोसिटी होगी v2 और यहां पे वेलोसिटी होगा v3। याद कीजिएगा, हमेशा रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा, स्पीड ऑफ लाइट, वहीं पे वेलोसिटी कम हो जाएगी। मतलब एक बात बता दूं,
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, जब आपको ये पता चल जाएगा तो रेयरर है कि डेंसर है, जब ये पता चल जाएगा तो आप बता सकते हैं कि उसमें स्पीड कम है कि, ठीक है, ठीक है। और मतलब ध्यान से देखिए, बोलो क्या देखना। अगर यहां पे देखो क्या लिख सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v1, यहां लिख सकते हैं 1/v2, और यहां लिख सकते हैं 1/v3, लिख सकते हैं ना। आ जाओ, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, n2/n1 इक्वल टू v1/v2, मतलब n21 इक्वल टू n21/n1 इक्वल टू v1, देखो भाई सेकंड मीडियम सामने फर्स्ट वेलोसिटी, फर्स्ट मीडियम सेकंड वेलोसिटी, ये रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में, जिसको आप बोलते हैं, जिसको आप बोलेंगे ये रिलेशन है किसके बीच, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम मिलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कल हम मिलेंगे कि हम क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। कल हमारे पास एक दो फॉर्मूला और लेंगे, डेंसर, अरे एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ, हम उसके एप्लीकेशन की बात करेंगे, और उसके बाद हम इस चैप्टर को, इस टॉपिक को कवर करेंगे, और धीरे धीरे हम लग जाएंगे लेंस पे। मेरे पास अभी हमने अभी न्यूट्रिशन, हॉलोजी ऑफ न्यूट्रिशन का वीडियो डाल रखा है, आप जाइए वीडियो वॉच कीजिए। आपको बेस्ट करने के, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं मिल सकता। ठीक है, चलिए, थैंक यू।